Today our topic is Vygotsky Social and Cultural Development Theory. ठीक है, वाइगोस्की का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। चलिए देखते हैं भाई, लेव जो वाइगोस्की थे वो कहाँ के थे? रूस के, यानी के बोर्न इन रशिया। ठीक है, उन्होंने क्या है अपनी थ्योरी दी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, सामाजिक रचनावादी। और इन्होंने क्या है 1931 में और एक बुक लिखी पेडागोजी ऑफ द एडोलसेंस, ठीक है। उसके बाद 1933 में इन्होंने प्ले एंड इट्स रोल इन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये वाली बुक लिखी। एंड 1934 में थॉट एंड लैंग्वेज। तो आपको जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है कि जो लेव वाइगोस्की थे एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाली, ठीक है। इंपोर्टेंट क्या क्या पब्लिश किया? तीन इन्होंने चीजें पब्लिश की, तीन में से कोई एक आपको क्या करनी है, लर्न रखनी है, ठीक है। एक याद रख लेना, थॉट एंड लैंग्वेज या पेडागोजी ऑफ एडोलसेंस, ये बुक इन्होंने लिखी। अब मेन बात आते हैं जो हमारी थ्योरी है। थ्योरी क्या बोलती है हमारी? वाइगोस्की ने दी है सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का समाज शास्त्रीय सिद्धांत, सोशल और कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें बताया गया है कि हमारे ह्यूमन की, अब आप लगा लो मैं लगा लो, यानी कि हमारी जो लर्निंग है वह काफी हद तक हमारी क्या होती है, यानी कि जो हमारी लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये क्या होती है, अन्य लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है इसमें। अगर देखो सामाजिक प्रक्रिया नहीं होती तो ना तो मैं आपको पढ़ा पाती अभी और ना ही आप लोग मेरे से पढ़ते। तो इसलिए क्या है, जो लर्निंग है, वाइगोस्की का मानना ये है कि जो हमारी लर्निंग है वो क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है। हमारी जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें लोग क्या है एक दूसरे के इंटरेक्शन में आके क्या करते हैं, सीखते हैं। आगे बेटा बात समझ में। और जो हमारी लर्निंग के ऊपर जो हमारा आस पड़ोस यानी कि हमारा समाज है और जो हमारी संस्कृति है वो क्या करती है, हमारी लर्निंग को प्रभावित करती है। प्रत्येक जो कल्चर है वो हमें कोई ना कोई साधन प्रदान करता है। ये साधन बालकों को अपनी क्षमताओं का इस तरह से उपयोग करने की अनुमति देते हैं जो उसे संस्कृति के अनुकूल हो, यानी कि प्रत्येक जो हमारा कल्चर है वे हमें कोई न कोई उपकरण या टूल देते हैं और इन टूल्स की हेल्प से बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार अपनी संस्कृति के अंदर रहकर चीजों को सीखता है। और वाइगोस्की के सिद्धांत में इन्होंने क्या बना है कि ये हमारा विशिष्ट साधन है, हमारी प्राइवेट स्पीच और जेडपीडी, इन तीन चीजों को इसमें इन्होंने लिया है। तो इतने सारे पॉइंट ना लिखने की बजाय आप क्या बताओगे, सिर्फ कि जो लेव वाइगोस्की है उनके अनुसार हमारी जो लर्निंग होती है, हमारा जो सीखना या अधिगम होता है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। हम समाज के अंदर रहकर एक दूसरे की अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन के द्वारा हम सीखते हैं। जैसे स्टूडेंट का टीचर के साथ इंटरेक्शन होना, ठीक है, तब वे सीखते हैं। ऐसे ही क्या है, हमारी जो लर्निंग है उसके ऊपर हमारे समाज का और हमारी संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। इसमें इन्होंने क्या है कुछ चीजों को वो डिफाइन करेंगे, एक तो प्राइवेट स्पीच क्या होती है और एक जेडपीडी क्या होती है, ठीक है। अब तीन इन्होंने मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें लिए हैं कि जो हमारी साइको कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी है उसे क्या क्या चीज हमारे अंदर बढ़ती है। भाई एक तो हमारी लैंग्वेज, हमारी क्या है, हमारी भाषा का विकास होता है। दूसरा क्या है, हमारा कल्चर डेवलप होता है। और तीसरा क्या होता है, हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारी सोशल कल्चर थ्योरी है उससे हमारी ये तीन चीजें हमारी बढ़ती है, हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है, हमारा कल्चर डेवलप होता है और हमारा सोशल इंटरेक्शन डेवलप होता है, ठीक है। अब इसमें मेन जो चीजें हम पढ़ेंगे इस थ्योरी में, एक वर्ड आएगा जो मेन टर्मिनोलॉजी है इसकी, एक है स्कैफोल्डिंग, एक है जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड MKO मोर नॉलेज अदर्स, ठीक है। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, समीपस्थ जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र और अधिक जानकार अन्य, मोर नॉलेज अदर। नेहा हम अभी ना वाइगोस्की की थ्योरी हमने स्टार्ट की है। मैम पेज नंबर कितना है?
पेज नंबर बेटा कल जो मैंने आपको पेज सेंड किए थे, अच्छा वही वाली है। हाँ वही वाली, ओके वाइगोस्की मैम। वाला निकाल लीजिए उसमें। ओके मैम। एक बार आरती थोड़ा सा जितना मैंने पढ़ा दिया इसका बता दो एक बार, ताकि फिर इसको नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा पूरी क्लास में। मैम ये जो वाइगोत्स्की थे ये रूस में पैदा हुए थे। इन्होंने ये सामाजिक रचनावादी थे। इन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं, थॉट एंड लैंग्वेज, पेडागोजी ऑफ द एलिमेंट, और एक है प्ले एंड इट्स रोल इन द मेंटल डेवलपमेंट। ये 3 बुक्स इन्होंने आरती लिखी। आरती आरती रेल मत बना, समझाना इसको थोड़ा सा धीरे समझा दे। ओके मैम। तो मैम पहला तो ये है कि ये रूस में पैदा हुए थे, और जी दूसरा ये सामाजिक सांस्कृतिक इन्होंने सिद्धांत की थ्योरी दी है, और ये रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। और मैम इन्होंने ये बताया कि बच्चा जो है वो अपनी संस्कृति, समाज और अपनी लैंग्वेज से सीखता है। अगर उसको कुछ सीखना है तो उसको सोशल इंटरेक्शन करना पड़ेगा लोगों से, जब भी वो कुछ सीख पाएगा। और मैम इन्होंने फिर 3 पॉइंट बताए जो आपने ZPD बताई है, एक स्कैफोल्डिंग बताया है और एक MKO बताया है। हाँ जी, बस इतना ही भी किया है अभी नेहा स्टार्ट। ओके मैम। हाँ जी, इतना एक बार पढ़ लेना। इसने बताया है कि ये जो हमारे लेव वाइगोस्की हैं ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी लैंग्वेज थॉट एंड लैंग्वेज वाली, ठीक है 3 बुक लिखी थी, उनमें से कोई एक आप याद कर लेना। इन्होंने बोला कि जो बच्चा सीखता है वह अपने ये यानी कि बच्चे का जो सीखना होता है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही है, समाज की प्रक्रिया है। अगर ये सामाजिक प्रक्रिया तभी तो आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यानी कि हम समाज में रहकर हम जो भी सीखते हैं अपने समाज में रहकर सीखते हैं। तो ये क्या है, हमारी लर्निंग एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें आपस में हमारा लोगों से मिलना होता है, इंटरेक्शन होता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपका और मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। और जो हमारी लर्निंग है उसके ऊपर हमारी संस्कृति का भी और हमारे समाज का भी प्रभाव पड़ता है। और इस थ्योरी में हमारा क्या क्या डेवलप होता है, हमारी भाषा डेवलप होती है, हमारी संस्कृति का विकास होता है और हमारा सामाजिक अंतःक्रिया बढ़ती है। और इसमें कुछ मेन टर्म है जो हम पढ़ेंगे, स्कैफोल्डिंग, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नेक्स्ट टॉपिक ही ये है ZPD, तो इसको यहीं पे कर लेना। इस थ्योरी में जो याद करोगे दूसरी जगह भी वही कर लेना। उसके बाद क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, अधिक जानकारी, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोला इसने, टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्शन, बौद्धिक अनुकूलन के साधन। वाइगोस्की ने ये दावा किया है कि जब भी कोई बच्चा छोटा होता है, कोई भी शिशु होता है, तो उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में जो उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है तो उसमें कुछ बेसिक एबिलिटीज के साथ बच्चा पैदा होता है, ठीक है। लेव वाइगोस्की ये बोलते हैं कि जब भी कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट लेकर वह पैदा होता है, जिसको इन्होंने क्या बोला है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। प्राथमिक मानसिक कार्य इसने बोला कि बच्चा बिल्कुल कोरा पैदा नहीं हो रहा, वो कुछ ना कुछ माइंड लेकर, कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल, कुछ एबिलिटी लेकर जन्म लेता है, कोई ना कोई तो उसमें एबिलिटी होती है। अब इसने क्या बोला है, जब ये एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन में इन्होंने क्या क्या बताया कि बच्चा क्या क्या पैदा लेकर होता है, भाई अटेंशन होती है, सेंसेशन होती है, परसेप्शन होती है और मेमोरी होती है, ठीक है। ये तीनों के तीनों टॉपिक अभी आप अपने इसी में पढ़ोगे, जो ये आपकी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, ये अलग अलग भी पढ़ोगे आप, सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन एंड मेमोरी। मेमोरी को थिंकिंग भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारा का सारा वाइगोस्की का ही है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी सेम यही है। यहाँ पर सिर्फ इनको क्या बताया गया, नाम बताए गए हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो अटेंशन भी होती है उसके अंदर, सेंसेशन भी होती है, मेमोरी भी होती है, परसेप्शन भी। देखो कैसे सिद्ध करोगे इसको, अब मान लो रितु का एक छोटा बेबी है, ठीक है, वो जब बोलती है ना तो बच्चा उसकी आवाज को सुनता है और उसकी तरफ ध्यान देता है, यानी कि अटेंशन दे रहा है वो। दूसरी बात सेंसेशन, ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हो नेहा, जैसे आप अपनी बेटी को बुलाते हो तो आप देखोगे कि वो अटेंशन दे रही है, फिर आपकी तरफ देख रही है। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसका नजरिया ये हो जाता है कि नहीं मम्मी उसको ज्यादा प्यार करती है, मुझे नहीं करती, मम्मी मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो ये परसेप्शन, बच्चे का देखने का नजरिया कैसा, मेमोरी, बच्चे की मेमोरी कैसी है, सेंसेशन, अपनी सेंस से वह किस प्रकार चीजों को सीख रहा है। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स लेकर बच्चा पैदा होता है जो
इसके ये जन्मजात होते हैं, ठीक है। हम थोड़ी ना उसके अंदर डालते हैं मेमोरी, नहीं, उसकी मेमोरी गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। उसका जो नजरिया है, परसेप्शन है, वो भी बच्चा जन्म से ही होता है उसका, ठीक है। सेंसेशन, सेंस ऑर्गन से सीखना, ये भी क्या है, हम उसको नहीं सिखा रहे, वो अपने आप सीख रहा है। चलो बड़े बच्चे पे हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप देखना अगर आपके घर में कोई दूसरे नंबर का बच्चा होगा, उसके ऊपर हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप दूसरों को देख के सीख जाता है। अब देखो, अब इस पे आ जाओ आप 65 पेज नंबर पे, जो मेन इस थ्योरी का है। इसने बोला है कि जो सांस्कृतिक विकास होता है, इसमें बच्चा 3 चीजों की बात की थी इसने बोला था स्पीच, हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है इससे। तो इसने बोला कि हमारी 3 स्टेज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट, जो भाषा विकास की है 3 स्टेज बोली है इसने। एक होती है बच्चे की, एक फर्स्ट स्टेज, एक सेकंड और एक थर्ड। फर्स्ट स्टेज जो होती है उसको सोशल स्पीच, सामाजिक भाषा बोला गया है। सेकंड ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, अहम केंद्रित भाषा होती है उसकी। और एक होती है इनर स्पीच, सेल्फ टॉक, स्वयं से बातें करना। अब ये सारी चीजें ना आप अपने आसपास के बच्चों में या घर में कोई बच्चा हो उनके ऊपर अप्लाई करके देखना। अभी पढ़ते पढ़ते समझना कि ये सच में ये चीजें होती हैं हमारे बच्चों के साथ। सोशल स्पीच, सोशल स्पीच क्या होती है भाई, जन्म से 2 साल के अंदर होती है। दिस स्पीच इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल और थिंकिंग, ये बच्चे की उसकी बुद्धि और चिंतन से संबंधित होती है। इन दिस स्टेज अ चाइल्ड यूज स्पीच टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर, इस अवस्था में एक बालक दूसरे के व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए भाषण का उपयोग करता है। एक बालक सरल विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करता है। एग्जाम्पल, मुझे दूध चाहिए, ठीक है। सोशल स्पीच फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, 0 से 2 साल का बच्चा होता है। इसमें बच्चे की क्या होती है, एक तो थिंकिंग डेवलप होती है। बच्चा सोचता है ना, 2 साल तक का बच्चा कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये ऐसे क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे मेरी बेटी का बर्थडे था, उसने, मेरे बेटे का बर्थडे 21 जनवरी का आता है और बेटी का 23 जनवरी का। तो उसने क्या बोला कि मम्मी मेरा जन्मदिन पहले क्यों नहीं आता। आप चीटिंग करते हो आपने भैया का जन्मदिन पहले मनाते हो, मैं पहले पैदा क्यों नहीं हुई। अब बताओ भाई क्या जवाब दे बच्चे को, है ना। तो बच्चा क्या है, कुछ भी बोल देता है। तो बच्चे की क्या होती है, थिंकिंग होती है। तो बच्चे की इसमें स्पीच रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल और थिंकिंग, बच्चे की अपनी चिंतन शक्ति होती है। बच्चा अपने माइंड से सोचता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को नहीं पता कौन सी चीज ठीक है कौन सी नहीं है, किस चीज का क्या मतलब है, ठीक है। बच्चे की अपनी थिंकिंग होती है। और बच्चा क्या करता है, दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बोलता है। कंट्रोल करने का मीन द सेंस, दूसरों के ऊपर अकड़ के बोलता है कि ये काम कैसे नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, मुझे तो यही चीज चाहिए। बच्चा, छोटा बच्चा कई बार मान लीजिए उसको चॉकलेट चाहिए होती है तो रोने लग जाए, नहीं मुझे तो अभी के अभी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, और बच्चा यहाँ पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बोलता है कि मुझे दूध चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। बस ये होता है सोशल स्पीच में। दूसरा है ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित भाषण। ये होता है 3 से 7 साल के बीच में। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चे की अपनी निजी स्पीच के साथ साथ बीच में क्या है, एक पुल का कार्य करता है। इसमें वह सामाजिक भाषण, सोशल स्पीच भी यूज करता है फर्स्ट एज वाले, और यहाँ पर उसकी प्राइवेट इनर स्पीच भी होती है। इस अवस्था में बालक अक्सर खुद से बातें करता है, भले ही उसकी कोई बात सुने या ना सुने। यानी कि इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, मन ही मन कुछ ना कुछ बोलते हैं। या फिर ऐसा करेंगे, आपने उसको गुस्सा कर दिया ना, तो मन ही मन वो आपको गालियां बकते होंगे या फिर कुछ ना कुछ जरूर बोलते होंगे, ठीक है। ऐसा देखा है ना बच्चों को करते हुए। तो ये थी उनकी ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित भाषण। यानी कि बच्चे इस स्पीच में क्या करते हैं, एक तो अक्सर आपस में खुद से ही बातें करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब है इनर स्पीच, स्वयं से बातें। ये डेवलपमेंट का अंतिम चरण होता है। ये बच्चे की आंतरिक ध्वनि होती है, अंदर की आवाज, अंतरात्मा की आवाज। इस प्रकार का वाचन हमें सोच और विचार को निर्देशित, आप खुद भी देखते होंगे कि हम मन ही मन कितनी चीजें सोचते रहते हैं और खुद से ही मन बातें करते रहते हैं। भाई मेरे साथ तो बहुत होता है ये, ठीक है। एक टॉपिक में सोचने लग जाऊं, मैं सारा काम कर लूंगी उसी टॉपिक के बारे में, सोचते 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 सोचते। वो हमारी स्वयं की अंदर की स्पीच होती है, ठीक है। समझ में आ गया 3 स्टेज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा।
अब है इसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की थी इसमें, वापस अब 64 पेज पे आ जाओ। हमने कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की थी इसमें, एक तो स्कैफोल्डिंग की, दूसरा जेडपीडी की और एक एमकेओ की। ये तीन मेन चीजें इसमें बताई है। सबसे पहले बात आती है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प। हेल्प का क्या होता है? हेल्प करने का एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। वाइगोस्की कहते हैं कि बालक को थोड़ी सी सहायता दे दी जाए तो बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है, और इस सहायता को शुरुआत में कुछ समय के लिए दिया जाता है और फिर हटा दिया जाता है। इसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, और ये तब तक होता है जब बालक को वह सिखाया जाता है जब तक वह नहीं जानता। देखो बेटा, स्कैफोल्डिंग का मतलब ये हो गया कि बच्चे की एक टेम्परेरी हेल्प करना। अब मान लीजिए अब आपका बच्चा है, अब हम अपने आप से ही लगा ले, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने जब तक हम अपना काम स्वयं करने के योग्य नहीं होंगे तब तक हमें सिखाया, ठीक है, और जब हम थोड़े से बड़े हो गए तो हमारा काम करना ही छोड़ दिया। अब हमने आपको सिखा दिया, आप करो। तो हम बच्चे को तब तक हेल्प करेंगे जब तक बच्चा उसको सीख नहीं जाता। अब बिल्कुल छोटा बच्चा है, स्टार्टिंग में हम उसका हाथ पकड़ के फिर काम करवाते हैं। सारी उम्र तो हाथ पकड़ के काम नहीं करवाते हम, सिर्फ नर्सरी क्लास में जब तक वह पेंसिल पकड़ना नहीं सीख जाता तब तक हम उसकी हेल्प करते हैं। तो जो ये हम प्राइमरी हेल्प करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग, यानी कि ढांचा निर्माण करना। आगे बात समझ में, स्कैफोल्डिंग क्या होता है? यस मैम। ठीक है, आगे आता है हमारा स्कैफोल्डिंग के कुछ, इसने वास्तविक व्यवहार का स्तर, संभावित व्यवहार, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। स्कैफोल्डिंग के अदर कंसेप्ट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब तुम आ जाओ, जो मेन पॉइंट था जेडपीडी, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बेशक से काट देना, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एंड लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, इनको काट के सीधा इस पे आ जाओ। जेडपीडी, व्हाट डू यू मीन बाय जेडपीडी? जेडपीडी होता है डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल एंड द लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि वास्तविक जो विकास स्तर है और संभावित विकास स्तर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम? जेडपीडी। यानी कि मैंने जेडपीडी का मतलब ये हो गया, आपने एक अपना लक्ष्य रखा था, ठीक है, कि इन फ्यूचर मेरे को 80% मार्क्स आएंगे, ठीक है, और आपके आए 75%, तो 5% का जो गैप रह गया ना, उसी को आप क्या बोलोगे? जेडपीडी, समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि वास्तव में जो चीज हम चाहते थे और जो वास्तव में हमें मिली है उसके बीच में जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को जेडपीडी का नाम दिया गया है। इस अंतर को संदर्भित करता है कि एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है, वह एक कुशल साथी के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के साथ क्या हासिल कर सकता है। कि एक मान लीजिए एक स्टूडेंट, एक शिक्षार्थी बिना सहायता के, यानी कि उसको मान लो कोई भी टीचिंग नहीं कराई जाती, कुछ भी नहीं होता, वह कितना पढ़ता है, और एक दूसरा जो अपने शिक्षक के साथ पढ़ रहा है। अब तुम खुद से देखो, तुम 3 बच्चे क्लास लगा रहे हो, बाकी बच्चे क्लास नहीं लगा रहे, तो तुम भले ही वो आपसे मार्क्स ज्यादा ले जाएं, लेकिन जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है और जो आपकी नॉलेज है वो उनसे ज्यादा मिलेगी, ठीक है। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपने सारी चीजें समझी है, अंडरस्टैंड की है, डेली उनको सुना है, वो हर एक छोटे छोटे टॉपिक का आपको पता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है हमारी, इसमें यही अंतर देखना है कि एक बच्चा जो बिना किसी टीचर के पढ़ा है और एक बच्चा जो अपने टीचर के साथ पढ़ा है, उसकी नॉलेज का जो अंतर है वही क्या कहलाया? जेडपीडी। अंडरस्टैंड? यस मैम। ठीक है। अब उसके बाद आता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। MKO किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके पास विशेष कार्य, प्रक्रिया या अवधारणा के संबंध में बेहतर या उच्चतर क्षमता स्तर है। MKO एक शिक्षक हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। मोर नॉलेजेबल, देखिए बेटा, MKO का मतलब होता है एक मोर नॉलेज वाला बंदा अपने से कम नॉलेज वाले बंदे को जब कोई चीजें क्या करवाता है, समझाता है, तो वो क्या कहलाती है आपकी? मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपकी हेल्प कर रही हूँ इन टॉपिकों को समझने में, तो ये जो मैं हेल्प कर रही हूँ ये क्या कहलाएगी आपके लिए? मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, ठीक है। MKO में एक टीचर भी हो सकता है, कोच भी हो सकता है, कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, कुछ अदर डिवाइस भी जिसकी सहायता से आप सीख रहे हो,
ठीक है, जिसको आपसे थोड़ी ज्यादा नॉलेज है। आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये आगे आता है इसमें रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। रेसिप्रोकल टीचिंग एक ऐसी रणनीति है जो छात्रों और शिक्षकों को दिए गए पठन के बारे, ये आपके टॉपिक में नहीं है रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो अगर कोई टॉपिक आ जाए तो। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो स्टूडेंट और टीचर को किसी दिए गए पाठ के बारे में चर्चा का नेतृत्व करने की अनुमति देकर शिक्षक की भूमिका साझा करने के लिए कहती है। यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब ये, कई बार मैं बोल नहीं देती हूँ आपको कि भाई आपको कल प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, तो वो इसी का एग्जाम्पल है। इसमें क्या क्या आता है? प्रिडिक्टेशन, भविष्यवाणी करना, प्रश्न उत्पन्न करना, स्पष्ट करना और सारांश तैयार करना, ठीक है। तो ये था आपका वाइगोत्स्की की थ्योरी। अब आ जाते हैं वापस अपनी बुक पे। अभी एक बार बुक आरती के पास भी है और नेहा के पास भी है, दोनों के पास है ना? यस मैम है वो। तो अभी जो आपकी बुक में दे रखा है ना, वाइगोत्स्की की थ्योरी तो हो गई, लेकिन इसके आगे एक पॉइंट दे रखा है जेडपीडी, जिसमें कंप्लीट दे रखा है आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और उसके बाद ये एक है टूल एंड सिंबल इन डेवलपमेंट टाइप ऑफ साइंस। ये दोनों टॉपिक आपको अभी पढ़ने हैं, और मुझे ये बताओ इसमें से जो चीज समझ नहीं आएगी वो मैं बताऊंगी। पहले जेडपीडी पढ़ो। रितु मैं आपको फोटो सेंड कर रही हूँ बेटे। ओके मैम। अब देखिए नेक्स्ट, डिफाइन साइन एंड सिंबल, व्हाट आर द टाइप ऑफ साइन, एक्सप्लेन। साइन और सिंबल्स क्या होते हैं? साइन, साइन का मतलब होता है वे कंसेप्ट, कंसेप्ट्स की क्या होती है? एक चेन होती है जिसमें आपको क्या है, कोई भी संकेत, इंडेक्स या आइकन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। साइन क्या होते हैं? जैसे आप कई बार इंपॉर्टेंट टर्म लिखने के लिए कभी स्टार का प्रयोग करते हो, कभी हाइफन का प्रयोग करते हो, कभी आप बुलेट्स बना देते हो, कभी आप नंबरिंग कर देते हो, ठीक है। तो साइंस, साइन का मतलब क्या होता है? चिन्हों का मतलब क्या होता है? ये एक श्रृंखला होती है, एक कंसेप्ट्स की एक चेन होती है जिसमें आप संकेत, इंडेक्स या आइकन्स का यूज करते हो, ठीक है। और ये जितने भी साइन होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसमें दिया गया है ए साइन इज ए ब्रॉड टर्म एंड रेंज ऑफ कंसेप्ट, सिंबल, इंडेक्स, ये हो गई बात। इसमें है सिंबल उस ऑब्जेक्ट या कंसेप्ट की तरह दिखाई नहीं देते जिनको वे अभिव्यक्त करते हैं। आइकन स्पेक्ट्रम का दूसरा सिरा होता है, ये उस वस्तु या विचार से मेल खाते हैं जिनको ये अभिव्यक्त करते हैं। आइकन और संकेत अमूर्तता में इन दोनों के सत्रों के बीच में होते हैं। इन सभी के अंतर करना बहुत मुश्किल होता है। एक मानचित्र, एक सिंबल्स, आइकन और इंडेक्स हो सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग हमारे, देखो बेटा इसमें सिंपल सी एक बात करनी है आपको, अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन साइन। साइन क्या होता है? एक व्यापक टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, जिसमें आपके क्या होती है, कंसेप्ट्स की एक सीरीज होती है जिसमें आप संकेत, कोई भी इंडेक्स, आइकन्स, इन सभी चीजों को आप यूज करते हो, और आपका जो कम्युनिकेशन है उसको आप क्या बनाते हो, इफेक्टिव बनाते हो, ठीक है। आप बुलेट्स का, साइंस का, इंडेक्स का, या फिर कोई भी आप पिक्टोग्राफ लेके अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो यूज करते हो वो क्या कहलाता है? साइन कहलाता है, ठीक है। साइन आपके कितने प्रकार के बताए हैं इन्होंने? 3 टाइप्स के साइन इसने यहाँ पे बताए हैं। पहले हैं आपके पिक्टोरियल साइन, दूसरे हैं आपके वर्बल साइन, तीसरे हैं आपके ग्राफिक साइन, ठीक है। रितु ये मैं आपको सेंड कर दूंगी बेटे, ठीक है।
फर्स्ट है ओके मैम। फर्स्ट है हमारा पिक्टोरियल साइन। वे साइन जिनके संदर्भ में बहुत निकटता में समानता का प्रदर्शन होता है, साइन क्लोजली रिजेम्बल बट दे वर रेफरिंग टू। पिक्टोरियल साइन का मतलब मान लीजिए जो आपके एक्सप्रेशन से थोड़े से मिलते जुलते, जैसे आप खुश हो तो खुश होते हैं तो हम क्या एक स्माइली फेस का पिक्टोग्राफ बना देते हैं, ठीक है। तो वे चिन्ह जो आप कहना चाहते हो, जो संदर्भ है उसके बहुत निकट होते हैं, वो आपके पिक्टोरियल साइन होते हैं। उसके बाद आपके वर्बल शाब्दिक चिन्ह, ये वे होते हैं जो उस कंसेप्ट में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन इनका नहीं होता, बस ये क्या है आपको अर्थ समझाने के लिए है इनका यूज कर लिया जाता है। इसमें चिन्हों द्वारा अभिव्यक्त शब्दों को तभी समझा जाता है जब व्यक्ति उस शब्द का अर्थ सीख जाता है। इसमें ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और लर्निंग के माध्यम से इनको समझा जाता है। वर्बल साइन का मतलब होता है शाब्दिक चिन्ह, कोई भी आपने जैसे नंबर 1 2 3 ये ऐसे आपने दे दिया उनको, या फिर कोई भी वहां पर और कोई साइन लगा दिया, जैसे आप कहीं पे जाना होता, आप देखते हो सड़क पे देखते हो बहुत सारे जैसे एरो के साइन बना रखे होते हैं, इधर वाला रास्ता हो गया या इधर वाला रास्ता हो गया, ठीक है, वर्बल साइन हो गई। आगे है ग्राफिक साइन। वे चिन्ह जो पिक्टोरियल और इन सब वर्गों के बीच के होते हैं उन्हें ग्राफिक साइन बोलते हैं। जैसे अमीबा का चित्र पिक्टोरियल चिन्ह है, किसी वस्तु से जुड़े चित्र जो उस वस्तु से मिलता जुलता नहीं है एक शाब्दिक चिन्ह है, और इसी कंसेप्ट से जुड़ा चित्र ग्राफिक चिन्ह है, ठीक है। ग्राफिक साइंस क्या हो गए आपके, आपने क्या है एक उस चीज का ग्राफ सा बना दिया, ठीक है। चिन्ह पिक्टोरियल और शाब्दिक चिन्हों के वर्गों के बीच के कारण इसको ग्राफिक साइन बोलते हैं। ग्राफिक साइन का मतलब आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कहीं पे रोड पे स्कूल है तो दो बच्चों की वहां पर एक साइन बोर्ड लगा देंगे और जैसे बच्चों की पिक्चर वहां पे लगा देंगे, तुमने देखा होगा रोड के ऊपर, ठीक है। तो मेन ये है 3 टाइप के साइन है। पिक्टोरियल साइन जो आपके जो आपकी फीलिंग चल रही है उससे मेल खाते उससे मिलते जुलते साइन, जैसे अगर आप खुश हो तो एक स्माइली फेस बना दिया, आप सैड हो तो उससे रिलेटेड एक चेहरा लटका हुआ ऐसा साइन आपने बना दिया। वर्बल में क्या है, जिसमें आप क्या होता है कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, लेकिन ये क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और आपको समझाने के लिए इसमें साइन बना दिए जाते हैं। ग्राफिक में क्या है, किसी ग्राफ के जरिए आप इसको समझाते हो, ठीक है, बस ये है। आगे क्या है, अलग अलग लोगों ने इनकी डेफिनेशन दे रखी है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। आगे बता रखा है डिजाइन। डिजाइन किसी भी विशेष परिस्थिति में चिन्ह का प्रयोग कई कारकों पर निर्भर करता है। इनके चयन में कुछ मुख्य कारक होते हैं, संभावित श्रोता या दर्शक। भाई पढ़िए इसको एक बार, आरती पढ़ना एक बार डिजाइन से। मैम इसमें ये टॉपिक ही नहीं है डिजाइन का। अच्छा नहीं दे रखा, ये साइन वाला दे रखा है। यस मैम, ये 3 पॉइंट आपने बताया ये दे रखा है, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ दे रखा है इन्होंने। ठीक है, एक बार ये पैराग्राफ पढ़ दे, बाद में क्या दे रखा है। मैम इसमें इन्होंने डेफिनेशन बता रखी है, इनका उन्होंने इसी प्रकार का वर्गीकरण किया है, लेकिन उसने एक चौथा वर्ग शामिल किया है, वह वर्ग है पर्यावरण का महत्व बताने वाले चिन्ह जो भावनाओं को दर्शाते हैं, जैसे फिल्मों में मूड, संगीत का प्रभावशाली प्रयोग जो मूड में परिवर्तनों को दर्शाते हैं और दृश्य संदेश को प्रभावशाली बनाते हैं। विभिन्न शोधों से ये पता चलता है कि संकेतों को व्यापक रूप से नहीं समझा जाता तथा इन्हें पहचानने के तरीके उस संस्कृति द्वारा निर्धारित होते हैं जिससे वह व्यक्ति संबंध रखता है। ग्रिफिन, टिप्सन, सिमाली और टकाकुआ के अनुसार शाब्दिक संदर्भ चिन्हों को समझना सरल कर देते हैं। इन्होंने 1995 में 4 देशों में एक अध्ययन किया। ये अध्ययन भिन्न संस्कृतियों में किया गया था। उनके अनुसंधान ने ये परिणाम दिया कि चिन्हों को समझने में सांस्कृतिक भिन्नताएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। जिस संकेत को ऑस्ट्रेलिया में आसानी से समझा जाता है, उसे संकेत को भारत में समझना कठिन होगा। किसी एक विशेष परिस्थिति में किसी चिन्ह का प्रयोग कई कारकों पर निर्भर करता है। इसके चयन में मुख्य कारक होता है संभावित श्रोता या दर्शक। बालकों के लिए चिन्हों हेतु उनके पढ़ने की सीमित योग्यताओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। बालकों को सूचित करने के लिए चिन्ह उससे मिलते जुलते होने चाहिए, जिनके संदर्भ में वे चिन्ह हों। आइसक्रीम शब्दों के स्थान पर आइसक्रीम के चित्र को प्रदर्शित करना अधिक प्रभावशाली होता है। सीमित भाषा वालों पर भी
वही बात लागू होती है कि हवाई अड्डों पे बहुभाषाई यात्री आते जाते हैं, वहाँ पे भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और उन्हें चिन्हों में आइकॉनिक उपागम का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्या दे रखा, जो अभी आपने टाइप पढ़े ना उन्हीं को क्या कर दिया, एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दिया, और इसको ना यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देना। इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफिकल्ट लग रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताइए यस बेटा। मैम। आरती, नेहा और रितु के पास में फोटो सेंड कर दूंगी बेटे, फिर समझ में आ जाएंगे, पढ़ोगे ना। अब आगे है हमारा कंसेप्ट बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसमें आप सेंसेशन, सेंस क्या होती है, सेंसेशन का मीनिंग क्या है, क्या प्रोसेस है, अटेंशन क्या होती है, परसेप्शन क्या होता है, और थिंकिंग क्या होती है, इन तीनों चीजों के को पढ़ोगे। अगर आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसको कल तुम तीनों को एक एक टॉपिक दूंगी मैं इनमें से। अभी देखो बेटा, सेंसेशन, सेंसेशन क्या होता है, जब चीजों को हम अपने सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, जब हम चीजों को अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी सेंसेशन। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान इसको बोलते हैं। इसमें हम आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जैसे आंखों से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम किसी भी चीज की गंध सूंघते हैं, और जीभ से टेस्ट करते हैं, और स्किन से क्या करते हैं, हम फील करते हैं। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हमारे में किसी न किसी चीज से कोई ना कोई चीज सीखने के लिए हमारी हेल्प करती है। ठीक है, जैसे क्या है, तो इन्हीं चीजों से जो हम इंटरनल इनिशियल जो एक्सपीरियंस करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसेशन कहलाता है। इसमें काफी बड़ा लिख रखा है, आपको इसको अपने वर्ड में कन्वर्ट करके लिखना है कि जब हम चीजें अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, जैसे कोई भी चीज हमें प्रथम सूचना जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मिलती है वही सेंसेशन कहलाता है। फर्स्ट जो एक्सपीरियंस, मान लीजिए गर्म पानी है, उसमें आपने एकदम से हाथ डाल दिया तो आपका हाथ एकदम से जल गया, आपने क्या महसूस किया, हाथ जल गया। तो जो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है वही क्या कहलाया, संवेदना, यानी कि सेंसेशन कहलाया। अंडरस्टैंड? जैसे कोई चीज क्या है, बिल्कुल हार्ड है, सॉफ्ट है, कोई लाउडली बोल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने क्या है, जो एक्सपीरियंस उस चीज को देखकर प्राप्त हुआ वही क्या कहलाया, आपका सेंसेशन। अब देखो भाई, बीच में क्या कर दिया इसने, समझ में आ गया सेंसेशन का मीनिंग? यस मैम। ठीक है, अब इसकी दे रखी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसकी दे रखी है क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अब दोबारा से अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डू यू मीन ऑफ सेंसेशन एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, मीनिंग में तो आपने जो अभी लिखा है वो लिख दोगे। अब इसने बोला है कि सेंसेशन को हम तीन भागों में बांटते हैं, एक होता है हमारा ज्ञानात्मक, एक होता है भावनात्मक, और एक होता है हमारा क्रियात्मक। जो ज्ञानात्मक होता है उससे हमारे माइंड से रिलेटेड जोड़ते हैं हम कि किसी चीज को हमें क्या है, ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे हमने आंखों से किसी चीज को देखा, उसको पूरा ऑब्जर्व किया, और उससे जो हमें नॉलेज मिली वो क्या हो गया, हमारा ज्ञानात्मक हो गया। भावात्मक में क्या आ गया, आपने क्या है, फील किया, आपने दुख को फील किया, आप हंस रहे हो, तो ये सारी चीजें जो फील कर रहे हो, मैंने यहाँ पे आपको किसी ने आपको ऐसे काट लिया तो आपको दर्द फील हुआ, तो ये क्या है, अफेक्शन, ये फीलिंग से रिलेटेड है। और क्रियात्मक क्या है, यानी कि जो सेंसेशन है हमारी क्रिया से भी संबंधित होता है। इसमें क्रिया से संबंधित, जैसे आपने गर्म पानी में हाथ डाला, आपने क्या किया, आपको सबसे पहले तो ज्ञान हुआ, हाँ भाई पानी बहुत गर्म है, हाथ जल गया, जल गया तो आपको किसका भाव वहां पे आया कि दर्द हो रहा है, और क्रिया क्या की, आपने भाग के हाथ को ऐसे पीछे झटका। ठीक है, जैसे आपको रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोलते हैं, अचानक से कोई क्रिया की, जैसे हाथ डाला आपने एकदम से बाहर निकाला, तो ये आपने क्या की वहां पे, क्रिया। हाँ जी बेटे। मैम ये वाला टॉपिक तो दे ही नहीं रखा हमारी बुक में।
पता नहीं इस बुक में दे रखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये सेंसेशन दे रखा होगा ना। बस मैम वही दे रखा है। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक इन्होंने शुरू कर दिया है, अवधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसकी विशेषताएं बताइए। अच्छा अच्छा, उसके बाद आपका अटेंशन दे दिया सीधा सेंसेशन के बाद। यस मैम। और इसमें इसमें दे फिर रखा पॉइंट है दे रखा सेंसेशन क्या है और इसके क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सेंसेशन का मीनिंग क्लियर हो गया। एक बार विशेषता और देख लो। एक तो क्या होता है, आप एक क्वालिटी होती है, क्वालिटी यानी कि आप सेंसेस ऑर्गन से जो भी चीजें सीख रहे हो उसकी एक क्वालिटी आपके अंदर आ रही है। दूसरा तीव्रता, तीव्रता का मतलब क्या है, आप अचानक से मान लीजिए कोई काम होता, आप जैसे ये मैंने हाथ जला आपका, तो आपने तीव्रता दिखाई एकदम से अपने हाथ को पीछे लेने की। ड्यूरेशन, किसी भी चीज को समझने में समय लगता है और स्पष्टता होती है इसमें। ठीक है, ये चीजें इसकी विशेषता में इसने दे रखी है कि मान लीजिए कोई भी चीज है हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो उसको हम अच्छे तरीके से स्पष्ट समझते हैं। उसके बाद दे दिया इसने अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या है, इसने दे रखा है अटेंशन को वातावरण में आदान प्रदान की प्रक्रिया भी कहा जाता है। किसी वस्तु के बारे में कितने कॉन्शियस हो, कितने ध्यान से आप समझ रहे हो। अटेंशन का मतलब ये है कि आप कितने ध्यान से, कितने कंसंट्रेशन से किसी चीज को देख रहे हो, समझ रहे हो, कितना ध्यान है आपका उस काम की तरफ, वही क्या कहलाती है, आपकी अटेंशन कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो तो क्लास में आप कितना अच्छे से ध्यान से अपनी क्लास को सुन रहे हो, वो क्या कहलाती है, आपकी अटेंशन कहलाती है। इसमें क्या है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको बताया है। इसमें वुंड्स के अकॉर्डिंग जो आपकी स्पष्ट चेतना ही आपका ध्यान है, इसको अवधान बोलते हैं हिंदी में। अवधान की बजाय अटेंशन याद कर लोगे तो इजी रहेगा। अब अटेंशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, आप अलर्ट रहते हो, बिल्कुल सही बात है। अब अटेंशन, मान ले मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप बिल्कुल अटेंटिव होके बैठते हो। ठीक है, अलर्ट होके बैठते हो कि पता नहीं कब मेरा नंबर आ जाए बताने को। दूसरा कंसंट्रेशन, आपका पूरा का पूरा ध्यान आपकी किसकी तरफ है, क्लास की तरफ है। तीसरा क्या है, सिलेक्टिव, चयन, ध्यान मन की चुनी हुई प्रक्रिया है और एक ही समय में हमारे सामने कई स्टिमुलस आते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार हमें देखना कि हमें किसके ऊपर अपना ध्यान लगाना है। उसके बाद और क्या बताया गया है, इसमें एकाग्रता होती है, जागरूकता होती है, समावेश, प्रयास का समावेश यानी कि आप अपना ध्यान लगाने का प्रयास करते हो। उसके बाद उद्देश्य पूर्णता, यानी कि किसी चीज का अगर आपका कि कोई उद्देश्य है तभी आप उस चीज में अपना पूरा ध्यान मन लगाकर उस काम को कर सकते हो। मानसिक क्रिया के पक्ष होते हैं, हाँ जी, आपका अटेंशन क्या है, आपकी मेंटलिटी से जुड़ा हुआ है, आपके दिमाग से, इंटेलेक्चुअल लेवल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी क्या दे रखी है, विशेषताएं दे रखी है। अटेंशन आ गया समझ में। आरती कितना बड़ा दे रखा है बेटा, बेटा अटेंशन वाला। मैम अटेंशन जो आपने अभी वो डेफिनेशन दी वो है, फिर उसके बाद पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने, जागरूकता, प्रयास का शामिल होना, गति समायोजन, परिवर्तनशीलता, उद्देश्यपूर्णता, चयनात्मकता, अनुभव केंद्र, ये पॉइंट दे रखे हैं मैम। ठीक है ठीक है, तो इसकी विशेषताओं के पॉइंट हो सकता है भाई किसी में 2-4 ज्यादा दे रखे हो, किसी में कम दे रखे हो। उसके बाद दे रखा है इसमें परसेप्शन। अब बीच में और भी कोई क्वेश्चन दे रखे हैं, सीधा परसेप्शन दे रखा है। मैम एक क्वेश्चन है अवधान के प्रकार, अब इसके प्रकार दे दिए इन्होंने अटेंशन के, क्या क्या प्रकार हैं। बताओ कौन कौन से दे रखे हैं, मेरे वाली बुक में नहीं है, लाइट बाग की। पढ़ दो आरती, आप पढ़ दो इसको।